बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में क्या रहा आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए शानदार स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 23001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा आज शेयर बाजार में भारी बिकवाली दर्ज की गई। इंट्राडे में सेंसेक्स करीब 1000 अंकों तक टूटा और अंत में 750 अंक टूटकर 65,783 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 207 अंक फिसलकर 19,526 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी करीब 600 अंक टूटा और करीब 45,000 के लेवल पर आज बंद हुआ। आज बाजार में इतनी जोरदार बिकवाली की बड़ी वजह क्या रही, बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। वैसे तो दुनिया भर के बाजारों में मजबूती का माहौल बना हुआ था। कल रात अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए भी, लेकिन भारतीय बाजार में हल्का फुल्का दबाव ऊपरी स्तरों पर एफआईएस की बिकवाली की वजह से तो कभी ऊपर कभी नीचे वैसा माहौल था। ऐसा लग भी रहा था कि थोड़े दिन बाजार रेंज बाउंड रहेंगे, टाइम पास करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे और उसके बाद बड़ा मूव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अचानक से अमेरिका में कल देर रात बाजार बंद होने के बाद एक आई खबर ने पूरे दुनिया भर के बाजारों को हिला दिया और वो था रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका की रेटिंग AAA से घटाकर AA+ कर दी। यानी कि अमेरिका अब सबसे बेस्ट इकोनॉमी जैसे मामले में नहीं रहा। बस इसका असर थोड़ा थोड़ा पड़ते हुए दिखा एशियाई बाजारों में और भारतीय बाजारों पर भी असर पड़ना स्वाभाविक था। कोई ज़्यादा नुकसान के साथ भारतीय बाजार खुले नहीं, हल्के फुल्के नुकसान के साथ लगभग 60-70 पॉइंट नीचे खुले। उसके बाद काफ़ी वक्त बिताया भी, लेकिन धीमे धीमे एफआईएस की बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ नजर आया और बढ़ते बढ़ते दिन के दौरान और तेजी से घटे। 2 बजे के आसपास लगभग 19,400 के आसपास निफ्टी पहुंचा और बैंक निफ्टी भी 44,800 के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। हालांकि आखिरी आधे घंटे में हल्की फुल्की रिकवरी हुई क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिखे, लेकिन इस रिकवरी में भी बिल्कुल 19,525 के अहम लेवल के आसपास मेक और ब्रेक वाले लेवल पर बंद हुए भारतीय बाजार और 45,000 के अहम लेवल के आसपास बंद होते दिखे बैंक निफ्टी पर, जिससे कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि वाकई में शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं या नहीं क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में भी बिकवाली का माहौल जबरदस्त रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज जिस ट्रिगर की तलाश थी प्रॉफिट बुकिंग के लिए, बिकवाली के लिए, वो आज आता दिखा। काफी लोगों ने जमकर मुनाफा वसूली करना ठीक समझा कि बाजार थोड़े कमजोर हो रहे हैं, चलिए बेचा जाए। और एक जिस ट्रिगर की जरूरत थी जिसकी वजह से बाजार एक डायरेक्शनल मूव ले सके, वो ये हो सकता है। कॉन्फिडेंट अभी भी नहीं है, न तेजी करने वाले न मंदी करने वाले, और देखना ये चाहते हैं कि इस बड़े रेटिंग डाउनग्रेड के क्या असर अमेरिकी बाजारों पर देखने को मिलते हैं। और तब तक ये आपके लिए थोड़ा चिंता का कारण रहेगा। बढ़ने के लिए मुश्किल होगी, घटने के लिए कितनी जगह है ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन एक बार के लिए आज भारतीय बाजारों में जो दबाव बना वो इसी खबर के चलते बना और दुनिया भर के बाजार भी, न सिर्फ हम बल्कि बाकी दुनिया भर के बाजार 1 से 2% कमज़ोर थे। तो ऐसे देखा जाए तो भारतीय बाजारों में कमज़ोरी थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी बाकी दुनिया के बाजारों में थी। तो आज ग्लोबल संकेतों विशेष करके इस रेटिंग डाउनग्रेड का असर चौतरफा देखने को मिला है। और आइए बाजार पर अब राय लेते हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी से। विकास जी, बाजार में तो जोरदार बिकवाली आज हो गई। मतलब पिछला लगभग इतने टाइम का जो एक हमने बाजार में जोश देखा था वो एक दिन में ही हमने देखा धराशायी होते हुए। पर ये जो पूरा इम्पैक्ट है आगे आने वाले कितने दिनों तक आप देख रहे हैं बाजार में? नहीं, देखिए स्वाति, आज बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट हुई। काफी दिनों की तेजी के बाद इस तरह की गिरावट हुई और इसका कारण भी था कल जब यूएस के मार्केट्स में बंद होने के बाद जो फिच ने यूएस की रेटिंग को डाउनग्रेड किया, तो उसका असर पूरे दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिला। फिर हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एफआईएस की भी लगातार बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं, तो उसका भी एक असर था। बाकी हमारे बाजार ऑलरेडी चूंकि अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, मतलब एक अच्छी खासी तेजी पिछले 2-3 महीने में हमने देखी है, तो स्वाभाविक था कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो वही हमने देखा। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर आज यूएस के मार्केट्स बहुत ज्यादा नहीं टूटते, जैसे जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स में कुछ 200-250 पॉइंट की कमजोरी थी और अभी भी 150 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स नीचे चल रहा है, तो
तो अगर इसी लेवल्स पे कुछ बंद होता तो मुझे लगता है कल फिर हम अपने यहाँ पे रिकवरी देखी जा सकती है। ओवरऑल बाजार पे मैं पॉजिटिव हूँ, बट यही है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में, और खास करके मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह रहेगी निवेशकों को। तो राय रही विकास जी आपके बाजार पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पोजिशनल व्यू किसी को बाजार में रखना हो तो कौन सा स्टॉक आपका पसंद है? बिल्कुल स्वाति, करंट लेवल्स पे मुझे लगता है अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो लेमन ट्री में खरीदारी की जा सकती है, जो आज 95 के लेवल्स पे बंद हुआ है। भारत की मिड प्राइस सेगमेंट में लार्जेस्ट होटल चेन है, और वैसे ओवरऑल भी देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन है, और कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। इनके जो 90 होटल्स थे FY23 के एंड में, करीबन 9000 कमरे थे इनके पास, वो बढ़ा के कंपनी उसको 125-130 होटल्स तक ले जाने वाली है बाय FY25 विद अराउंड 11,500 रूम्स। बाकी हम देख रहे हैं होटल सेक्टर अच्छा कर रहा है, जबरदस्त ऑक्यूपेंसी लेवल्स है, टैरिफ रेट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, और ये कंपनी मिड प्राइस सेगमेंट में तो है ही, इवन लग्जरी होटल्स भी है इनकी, एक कुर्ग में और एक उदयपुर में 2 प्रॉपर्टी। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जो एक तो वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत में, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, तो उसके कारण होटल्स की डिमांड अच्छी रहेगी। फिर G20 का अपना डिमांड देखा ही जा रहा है, प्लस हॉलिडे सीजन, फिर वेडिंग सीजन, मुझे लगता है होटल सेक्टर अच्छा करेगा। और विद इन द स्पेस एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, तो खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 115 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 85। स्टॉप लॉस ऑफ 85। लेमन ट्री बोला ना सर आपने? बिल्कुल। ओके सर, लेमन ट्री में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की ओर से। और लॉन्ग टर्म व्यू कौन से स्टॉक में बनाया जा सकता है विकास जी? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प। इस स्टॉक को मैंने कई बार निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया है, आज ये 390 के आसपास बंद हुआ है। बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की NBFC है, और जब से अडेर पूनावाला जी ने इस कंपनी को टेक ओवर किया, पहले ये मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी, बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिला हर फ्रंट पे। एसेट क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, फिर इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी काफी कम है कंपेयर टू अदर NBFCs, और बहुत ही जबरदस्त फोकस है इनका डिजिटल लेंडिंग के ऊपर, और रिटेल फोकस्ड एक NBFC है जहाँ पे जो आपके NPS काफी कम है, एसेट क्वालिटी बहुत ही मजबूत है, और जो इसके नतीजे भी आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बहुत ही अच्छे नतीजे आ रहे हैं पिछले कई क्वार्टर से। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, और वैसे भी NBFCs और बैंक्स ये दोनों सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये जो गिरावट आई है बाजार में, ये बिल्कुल एक खरीदारी करने का मौका है। मुझे लगता है पूनावाला फिनकॉर्प में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 500 रुपए। 500 रुपए आपका पूनावाला फिनकॉर्प पे टारगेट है। सर एक बार लेमन ट्री के स्टॉप लॉस और टारगेट रिपीट कर देंगे? लेमन ट्री के आज ये 95 पे बंद हुआ है, मेरा इसमें टारगेट है पोजिशनल 115 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखना 85 रुपए का, 85 रुपीज का स्टॉप लॉस। ओके, लेमन ट्री में स्टॉप लॉस 85 का रखें और टारगेट 115 का लगाकर चलें। ये रहे पसंदीदा शेयर विकास सेठी जी के। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ है गुरुग्राम से दीक्षा जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? गुड इवनिंग मैम, मेरा LIC हाउसिंग और हिंडाल्को पे क्वेश्चन था। LIC हाउसिंग पे और हिंडाल्को। अच्छा, लेवल्स बता देंगी दोनों के? मैम LIC हाउसिंग में मेरे 300 शेयर है, और मेरा बाइंग प्राइस है मेरा 370, और हिंडाल्को पे 440 शेयर है, उसका बाइंग प्राइस है 442। 440 पे हिंडाल्को की बाइंग है। और कब तक का व्यू आपने रखा है इन दोनों स्टॉक्स पे? मैम 5-6 मंथ। 6 मंथ्स का टारगेट। ओके। LIC हाउसिंग 370 की खरीद इनकी है, हिंडाल्को पे 440 का इन्होंने भाव रखा है। सर कैसा लग रहा है आपको इनका बाइंग, और 6 मंथ के लिए क्या रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी इनके लिए? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए दोनों अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीदे हैं निवेशक ने, और जहां तक दोनों स्टॉक की एंट्री प्राइस है वो भी अच्छी है, दोनों में हल्का फुल्का मुनाफा है। हालांकि LIC हाउसिंग में तो अच्छा मुनाफे पे बैठी है, बट मुझे लगता है यहाँ पे भी होल्ड करना चाहिए। दोनों ही पसंदीदा स्टॉक है। जहां तक LIC हाउसिंग का सवाल है, एक NBFC या हाउसिंग फाइनेंस की एक अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से अपने PS से सस्ती है, अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है 2.5-3% की। मुझे लगता है ये स्टॉक होल्ड करने लायक है, और यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे।
और जहां तक हिंडाल्को का सवाल है, विद इन द मेटल स्पेस एक अच्छी स्ट्रेंथ वाला काउंटर है। और हालांकि मेटल जो सेक्टर है काफी वोलेटाइल हो चुका है, बिकॉज जो इंटरनेशनल न्यूज की वजह से काफी उतार चढ़ाव रहते हैं। बट अगर इनका 6 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो हिंडाल्को में भी बने रहने की सलाह। बिल्कुल, तो आपके दोनों ही स्टॉक LIC हाउसिंग, हिंडाल्को, दोनों में आप बने रहिए, आपके लिए यही राय आ रही है विकास जी की तरफ से। बिहार से अजय जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास ग्रिप्स कॉटन है 1,121 के खरीदा हुआ है, और एक ठो है शेयर आपको बोला ये हिंदुस्तान जिंक, ये 330 रुपये खरीदे में, 1,000 ये भी है मैडम। ओके, कब तक का व्यू रखा है आपने ग्रीव्स कॉटन और हिंदुस्तान जिंक पे? 6 महीना हो गया, ऐसे 1 साल और रखेंगे मैडम। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो ग्रीव्स कॉटन 121 की खरीद बताई ना आपने? 131 की खरीद है। ओके, 141। चलिए बताइए विकास जी, ग्रीव्स कॉटन 141 पे इन्होंने लिया है और हिंदुस्तान जिंक 330 पे लिया है, रख सकते हैं कह रहे हैं थोड़ा समय तक। कैसे लगते हैं दोनों स्टॉक आपको? नहीं, बिल्कुल स्वाति, अजय जी को मेरी सलाह रहेगी एज फार एज ग्रीव्स कॉटन इज कंसर्न, एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है और आजकल ईवी का अच्छा खासा प्ले है। ईवी फोकस्ड एक कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एक जबरदस्त फोकस है, खास करके 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स पे। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से आप बिल्कुल चलने को तैयार है। इन्होंने जिस प्राइस पे लिया है, करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही लिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बने रहे, और जैसे इन्होंने कहा समय देंगे इसको, तो मुझे लगता है अच्छा मुनाफा इसमें हो सकता है। और जहां तक हिंदुस्तान जिंक का सवाल है, विद इन द मेटल स्पेस एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, वेदांता ग्रुप की कंपनी है, अच्छा डिविडेंड देती है, आए दिन एवरी क्वार्टर एक अच्छा खासा इसमें डिविडेंड आता है, और सॉलिड कंपनी है। सिल्वर की एक मोनोपोली है इनकी, मैन्युफैक्चरर, इकलौती मैन्युफैक्चरर है भारत में। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा, तो होल्ड करने की सलाह हिंदुस्तान जिंक को। जी, तो आपके दोनों स्टॉक्स पर रही राय विकास जी की तरफ से। अहमदाबाद से किरण गोयल से बात करते हैं। नमस्कार किरण जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ जी, नमस्कार। हेलो जी पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी पूछिए, सुन पा रहे हैं। नमस्कार, हाँ पूछिए सवाल। हाँ जी, गेटवे डिस्ट्रीब्यूट पत्रिका का है मेरे पास स्टॉक, 250 शेयर है मेरे पास गेटवे के, 77 की बाइंग है। और मेरे पास रूपा के है शेयर 18 शेयर, 423 की बाइंग है, काफी हाई लिया हुआ है मैंने, तो क्या करें? आपने कब तक का व्यू रखा है दोनों स्टॉक्स पे? व्यू तो एक्चुअली मैंने तो लिया था 4-6 महीने के व्यू से ही, पर अब 1 साल होने को है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे रखने में। पर क्या राय है? अभी जैसे गेटवे तो आ गए हैं 79 तक, तो क्या 85 तक वेट करें या नहीं? ओके, बताइए गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स पे सबसे पहले विकास जी, कौन से लेवल्स तक का इनको इंतजार करना चाहिए? नहीं, देखिए स्वाति, किरण जी को मेरी सलाह रहेगी गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स को उछाल में निकलने की कोशिश करें। ये लॉजिस्टिक स्पेस की कंपनी है, बट मुझे लगता है अगर आपको इस स्पेस में रहना है तो देयर आर मच बेटर क्वालिटी स्टॉक्स। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो दूसरे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे करंट लेवल्स पे डिलीवरी जो स्टॉक है वो अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है उस पर स्विच कर सकते हैं। तो गेटवे डिस्ट्रीब्यूट से एग्जिट करके डिलीवरी पे निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिलीवरी आप ले सकते हैं। और रूपा में तो इनकी पूंजी आधी हो गई है, 423 की इनकी खरीद है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली स्टॉक में बहुत ही भारी गिरावट आई है, और इसमें ही नहीं, इस तरह के जितने होजरी वाले स्टॉक्स हैं, चाहे वो पेज इंडस्ट्रीज है, डॉलर है, लक्स है, ऊपर सब में ही अच्छी खासी गिरावट आई है। बट जिन लेवल्स पे अब ये स्टॉक्स आ गए हैं, या इवन पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बात करूं रूपा की, तो जिन लेवल्स पे अब ये स्टॉक ट्रेड करता है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। यहाँ से अच्छा अपसाइड आने वाले 6 से 9 महीने में डेफिनेटली आ सकता है। जी, चलिए, आपके स्टॉक्स पर रही राय विकास जी की तरफ से। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है हरि नारायण मोदी जमशेदपुर से। नमस्कार हरि जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे आप? मेरा टाटा मोटर है 150, 350 में लिए हैं, होल्ड करें कि प्रॉफिट बुक करें? अच्छा, 350 पे आपने लिया है? जी जी, 100 शेयर। ओके, बिल्कुल। अच्छा,
और कब तक रखने का प्लान है आपका? 6 मंथ और होल्ड कर सकते हैं, तो प्रॉफिट बुक करें कि अभी रखें? टाटा मोटर्स, जी जी। हाँ, क्या करना चाहिए सर टाटा मोटर्स में अभी, कीपिंग इन माइंड जो हलचल चल रही है? बिल्कुल, पहले तो हरिनारायण मोदी जी जो जमशेदपुर से आते हैं, जो टाटा का गढ़ है, टाटा स्टील का प्लांट है वहाँ पे, उनको बधाई देना है। बहुत ही अच्छा स्टॉक इन्होंने अच्छे लेवल्स पे लिया और अपने इन्वेस्टमेंट को लगभग दोगुना कर लिया। बट करंट लेवल्स पे भी टाटा मोटर्स पे बने रहने की सलाह रहेगी। हालांकि ठीक है, बाजार के साथ इस स्टॉक में भी गिरावट आएगी, बट अगर आपका 9 महीने 12 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है यहाँ से और अच्छे अपसाइड इसमें देखने को मिलेंगे। अब तो टाटा मोटर्स के डीवीआर और टाटा मोटर्स का मर्जर भी अनाउंस हो चुका। बाकी ईवी पे जिस तरह का स्ट्रॉन्ग फोकस है इस कंपनी का और कमर्शियल व्हीकल्स में जो जबरदस्त डिमांड देख रही है, तो उसका एक बहुत अच्छा अपन ने इम्पैक्ट देखा है इस स्टॉक पे। और मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी टाटा मोटर्स। होल्ड करे टाटा मोटर्स को, यही आपके लिए राय है विकास सेठी जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, मेक और ब्रेक अमेरिका के बाजार होंगे। अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत है, वहाँ कहीं कोई और समस्याएं हैं नहीं, बाजार भी बहुत मजबूत है। पिछले 16-17 ट्रेडिंग सेशन डाउन में बहुत मजबूती के रहे हैं। अब देखना है कि आज जो रेटिंग अब डाउनग्रेड जो फिच ने की है, उसे अमेरिकी बाजार कैसे देखते हैं। क्या तेज़ी से घटते हैं? घटने के लिए भी ठीक है, एक ट्रिगर जो चाहिए एक तरफा तेज़ी के बाद वो इस रेटिंग डाउनग्रेड से आ रहा है। और दूसरी तरफ है कि इतने फ्लोज हैं, इतनी खरीदारी है, पैसा है और बाजार में लोग तैयार हैं खरीदने के लिए, तो क्या नीचे खुलकर अमेरिकी बाजार रिकवर होते हैं? तो आज का दिन अमेरिकी बाजारों के लिए मेक और ब्रेक का है। उसके दम पर कल हम अपनी शुरुआत करेंगे। और हमारे बाजार भी आज जहां बंद हुए वो बिल्कुल ऐसे लेवल पर बंद हुए कि दोनों तरफ कहीं भी मुंह आ सकता है, तेजी की तरफ भी और मंदी की तरफ भी। एकदम इंपॉर्टेंट लेवल पर जाकर बंद हुए। और कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल भारी उतार चढ़ाव का दिन होगा। अच्छा, एक और चीज़, नतीजों के लिहाज से भी आज बहुत सारे नतीजे आने बाकी भी हैं और कल भी रिजल्ट के लिहाज से बड़ा दिन है। सो बहुत सारा एक्शन एक साथ कल गुरुवार को होने वाला है। अब हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे हम अमेरिकी बाजारों के दम पर, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ेंगे हमारे अपने दम पर भी, क्योंकि आज के सेशन में ये तो पक्का है कि एफआईज ने बेचा होगा, लेकिन कितना ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो अब अगला सपोर्ट जो आ रहा है निफ्टी पर वो 19,300 के आसपास आता है ना। 19,300 से 19,400 की रेंज अगले सपोर्ट का काम करेगी। क्लियर है? ऊपर की तरफ अब 19,600 से 19,650 की रेंज होगी कल, जो आपके लिए रुकावट करेगी। ठीक है, बैंक निफ्टी 44,400 44,600 अब कल आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर 45,000 के आसपास आप बंद हुए, वापस जो ऊपर की रेंज बनकर आएगी वो आएगी आपके लिए 45,400 से 45,600 की। इस पर फोकस करना है। तो कल का सेशन उतार चढ़ाव वाला भी हो सकता है, एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी का भी हो सकता है। मार्केट वैसे देखा जाए तो बहुत हल्के हैं। आज तेजी की पोजीशन काफ़ी कम भी हुई है, शॉर्ट्स भी बने हैं, वीकली एक्सपायरी भी है। तो कल जो भी होगा बहुत बड़ा होगा। आपको ये करना है कि अपनी पोजीशन को रिस्क मैनेजमेंट के साथ थोड़ा सा मैनेज करना है कि कितनी आपको लॉन्ग शॉर्ट किस तरह से रखनी है, और ओवरनाइट पोजीशन जितनी कम रखें उतना बेहतर। और मार्केट में एक्सपोजर थोड़ा सा, जब तक ये वॉलेटिलिटी शांत ना हो, डायरेक्शन क्लियर ना आए, जब तक ये पता नहीं चले कि इस डाउनग्रेड का कितना असर है बाजारों पर, तब तक अपनी पोजीशन को मिनिमम कम कंट्रोल में रखें। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से बात करते हैं। नितिन जी, स्वागत करते हैं। बताइए कल के बाजार में कहां पर मौके आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, कल फोकस हमें रखना चाहिए 19,550 की पुट ऑप्शन पे, 19,550 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन। इसकी क्लोजिंग प्राइस 74 है और अगर कल हमें ये मिलती है 60 के आसपास तो वो राइट बाइंग लेवल होगी। 74 क्लोजिंग है, अगर हल्की से भी फ्लैट भी खुली तो 60 के आसपास आपको मिल जाएगी। 60 के आसपास लेना है। स्टॉप लॉस होगा 30 का और ऊपर टारगेट फिर आपको 100 से 110 रुपए के मिलेंगे। बिल्कुल, तो ये कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आ रही है नितिन मुरारका जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सर हमसे बातचीत करने के लिए। और विकास जी, आपकी नजर में कल के बाजार में आपको क्या स्ट्रैटेजी लग रही है जो अपनानी चाहिए अब? नहीं, देखिए, कल के बाजार में अगर इंट्राडे के लिए किसी को कुछ खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है आइनॉक्स विंड में खरीदारी करनी चाहिए, जो आज 206 के लेवल्स पे बंद हुआ है। इसमें मेरा कल का टारगेट रहेगा 220 रुपए का, स्टॉप लॉस सकता है 198 रुपए का। एक जबरदस्त कंपनी है। आजकल इस सेक्टर को लेके काफी कुछ सरकार ने किया है। 3 मेजर बदलाव करे। एक तो जो पहले विंड एनर्जी सेक्टर में रिवर्स बिडिंग होती थी उसको हटा के इन्होंने क्लोज ऑक्शन बिडिंग कर दी।
फिर जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस है उसको वेव कर दिया, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है पूरी इंडस्ट्री के लिए। और तीसरा, इन्होंने क्लियर कट रोड मैप दिया है सरकार ने कि 2030 तक जो आज 40 गीगावाट की कैपेसिटी है विंड एनर्जी की, उसको बढ़ा के वो 100 गीगावाट तक ले जाएंगे। तो 10 गीगावाट एवरी ईयर सेटअप करेंगे, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अब प्लेयर्स भी 3-4 प्लेयर्स ही बचे हैं, आइनॉक्स विंड है, सुजलोन है, सीमेंस गमेसा है। मुझे लगता है इन सब को देखते हुए स्टॉक अच्छा करेगा। आज के खराब बाजार में भी थोड़ा पॉजिटिव बंद होने में कामयाब हुआ, पर मुझे लगता है कल ये स्टॉक अगर बाजार में थोड़े भी सेंटीमेंट्स ठीक रहेंगे तो स्टॉक अच्छा करेगा। 220 का कल का टारगेट है, 198 का स्टॉप लॉस रखेगा। जी, धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।